गुलशन ढाका शहर के गुंजान इलाके से बाहर था। यहाँ से एक रास्ता गंदे नाले के साथ साथ गुलशन तक जाता था। मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया और छोटे छोटे वीरान क्वार्टरों के बीच वाली गली से निकलकर नाले पर आ गया। ये नाला आगे जाकर दरियाए बूढ़ी गंगा में गिरता था। मैं नाले में उतर कर चलने लगा। उसमें पानी नहीं था। किनारों पर पगडंडी जितना रास्ता बना हुआ था जो खुश्क था। मैं उस पर चलता रहा। नाले के बाएं तरफ एन टाइप क्वार्टरों के पिछवाड़े थे जो तारीकी और मौत जैसी खामोशी में डूबे हुए थे। मैं उस मकाम पर पहुंच गया जहाँ मुझे गंदे नाले को छोड़कर क्वार्टरों के साथ वाली सड़क पर चढ़ना था। ऊपर आकर मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। सड़क सुनसान थी और आगे खेत शुरू हो जाते थे। फिर एक माचिस फैक्ट्री आती थी और उसके बाद गुलशन की कोठियां शुरू हो जाती थी। मैंने खुदा का नाम लिया और सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर दिया। माचिस फैक्ट्री के करीब पहुंचा तो छट्टी हिस्स ने मेरे कदम रोक दिए। यूं महसूस हुआ जैसे आस पास कोई मौजूद हो। मैं फैक्ट्री की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। यकयक कदमों की आवाज सुनाई दी। ये भारी फौजी बूटों की आवाज थी। मैंने चाकू खोलकर मजबूती से पकड़ लिया। अय्याश जिंदगी ने मेरे आसाब पर जो आर्जी तह जमा रखी थी वो आनन फानन उतर गई और फिर एक बार मौत से खेलने वाला कमांडो बन गया और जमीन पर लेटकर कोहनियों के बल दीवार के साथ साथ रेंगने लगा। बूटों की आवाज दीवार की दूसरी जानिब से आ रही थी। मैं रेंगता रहा हत्ता के दीवार खत्म हो गई। मैंने सर उठाकर देखा। मुझसे चंद कदमों के फासले पर एक आदमी फैक्ट्री के गेट के आगे टहल रहा था। अंधेरे के बावजूद मैंने उसकी वर्दी और कांधे से लटकी हुई ब्रेन गन देख ली। ये कोई इंडियन फौजी था या मुक्ति बाहिनी वाला था। मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। मेरे सामने 5 कदम के फासले पर झाड़ियां थी। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। पत्थर की आवाज पर उस आदमी ने प्रेन गन हाथों में पकड़ ली और झाड़ियों की तरफ देखकर कहा, हॉल्ट। मैं समझ गया कि वो इंडियन सिपाही है और फैक्ट्री के बाहर पहरा दे रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ब्रेन गन की नाली का रुख झाड़ियों की तरफ था। उस वक्त मैं भूल गया कि कुछ देर कबल मैं किसी चूहे की तरह अपनी जान बचाता फिर रहा था। मेरे अंदर एक सरफरोश और जांबाज मुसलमान कमांडो की जुर्रत, दलेरी और बेजिगरी पैदा हो चुकी थी। खूंखार चीते की तरह सिमट गया और मेरा अंग अंग हमला करने के लिए फड़कने लगा। मुझे कैसे हमला करना है, किस मकाम पर अपना चाकू वाला हाथ मारना है और किस जगह से गर्दन को इस तरह से दबोचना है कि सिपाही ना तो आवाज निकाल सके और ना ही ब्रेन गन का ट्रिगर दबा सके। ये सारी बातें मेरे जहन में महफूज थीं। सिपाही झाड़ियों के पास जाकर थोड़ा सा झुक गया। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैं चीते की तरह अपनी जगह से लपका और दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे बाजू की आहनी गिरफ्त में थी और दाएं हाथ वाला चाकू उसका नरखरा काट चुका था। मेरे एक पांव ने ब्रेन गन को झटका दिया जिसकी वजह से वो फायर न कर सका। मंसूबे के मुताबिक मैं उसकी वर्दी को खून में लथपथ होने से बचाना चाहता था। चुनाचे मैंने निस्फ कटी हुई गर्दन पर पांव रख दिया और उसकी शर्ट के बटन खोलकर सीने से पीछे करके उतार लिया। लाश घसीट कर झाड़ियों में ले गया। थोड़ी देर बाद मैं झाड़ियों से निकला तो इंडियन फौज के हवालदार की वर्दी में था। सर पर छोटे छज्जे वाली सब्ज टोपी थी। पैरों में स्याह फौजी बूट थे और पतलून की पिछली जेब में इंडियन हवालदार की पासबुक थी। मैंने उसकी लाश खून आलूद चाकू समेत झाड़ियों में एक जगह कूड़े करकट के ढेर तले दबा दी थी। फिर मैं फैक्ट्री के गेट के सामने टहलने लगा। मैंने सब्ज शर्ट के गिरेबान में हाथ लगाया तो मेरी उंगलियों को खून लग गया। फैक्ट्री के गेट की एक जानिब पानी का चोबचा था। मैंने रुमाल भिगोकर शर्ट से खून के धब्बे को रगड़कर साफ किया मगर फिर भी थोड़ा सा दाग रह गया था। बहरहाल वहाँ कत्लेआम हो रहा था और किसी फौजी की वर्दी पर खून का निशान कोई अजीब बात नहीं थी। कुछ देर मैं वहीं टहलता रहा जैसे पहरा दे रहा हूँ। फिर मैं खेतों की तरफ चल पड़ा। उन खेतों के पीछे गुलशन की आबादी थी। इंडियन फौजी की वर्दी की वजह से मैं किसी हद तक बेखौफ था लेकिन दिल में ये अंदेशा भी था कि अगर पोल खुल गया तो मौत यकीनी होगी और फिर शायद भाग भी न सकूं। खेत वीरान पड़े थे। अंधेरे में एक जगह पानी चमक रहा था। गुलशन की कोठियां तारीक थीं। सिर्फ उन बंगलों के बरामदे रोशन थे जहां बंगाली खानदान आबाद थे। मालूम हुआ कि उस इलाके में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। मैं बज़ाहिर गश्त के अंदाज से चल रहा था मगर मेरे अंदर सारी गोरीला सलाहियतें बेदार थीं। खेतों से निकलकर मैं गुलशन कॉलोनी की सड़क पर आ गया। स्ट्रीट लैंप रोशन नहीं थे। मैं एक कोठी के करीब से गुजर रहा था कि अचानक अंदर से इंडियन फौज के 4 सिपाही बाहर आए। उन्होंने लूटे हुए सामान के थैले उठा रखे थे। मुझे देखकर वो ठिठक से गए। साथ वाली कोठी के बरामदे की रोशनी आ रही थी। मैं एकदम से भारतीय रेजिमेंट का हवालदार बन गया और खालिस माझे की पंजाबी लहजे में बोला, ओए जांगली, तुम उधर भोपट डाकू बना क्या करता है? मैं हवालदार घनश्याम तिवाड़ी हूँ। तुम किस रेजिमेंट से आए हो? वो चारों 15वीं हिसार रेजिमेंट के सिपाही थे। एक नायक था। उन्होंने थैले जमीन पर रखे और सैल्यूट मारकर अटेंशन खड़े हो गए। मैंने ज्यादा अदाकारी के जौहर दिखाने की बजाय कहा, सामान उठाकर भाग जाओ, लेकिन तुम्हारा सूबेदार मेजर किधर है? नायक क्विक मार्च करता मेरे करीब आया
बुलाया और बताया कि सूबेदार मेजर अपने हिस्से का सामान लेकर अभी अभी जीप में गया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम इतना माल लूट कर क्या करेगा, जांगली कुछ हमारे लिए भी छोड़ दे। वो बोला, साहब अभी परली तरफ कुछ पंजाबी लोगों की कोठियां बाकी हैं। मैंने उसे डांट कर कहा, बक बक बंद करो और दफा हो जाओ। चारों ने सल्यूट मारकर थैले उठाए और तेज तेज कदम उठाते हुए मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और ब्रेन गन हाथ में लिए अपनी कोठी की तरफ चल दिया। दूर ही से नजर आ गया कि मेरी कोठी के बरामदे और कमरों की रोशनियां बुझी हुई थी। करीब पहुंचा तो गेट भी खुला हुआ था। गैराज में मेरी एयर कंडीशनड गाड़ी नहीं थी। बरामदे और पोर्च में टूटा फूटा बेकार सामान पड़ा हुआ था। दरवाजे चौपट खुले थे। मेरे आसपास बिहारी लोगों की कोठियां थी जो लुट लुटा कर वीरान पड़ी थी। खुदा जाने मकीनों का क्या हशर हुआ था। इस कॉलोनी में कुछ गैर मुल्की भी रहते थे जो गड़बड़ शुरू होते ही नकल मकानी कर गए थे। मेरी कोठी के तमाम कमरे खुले थे। सारा सामान लूटा जा चुका था। बड़ी अलमारियां, डबल बेड और किचन में से आटे चावल की बोरियां तक गायब थी। मैं बाथरूम में आ गया। बाथरूम की अलमारी में शेव का सामान और लोशन खुदा जाने कैसे बच गया था। मैंने शर्ट उतार कर कालीन के धब्बे साफ करने वाले लोशन से खून का धब्बा साफ किया। फिर दाढ़ी मूछें मूंडी और उस तहखाने में उतर गया जहां कालीन का स्टॉक रखा जाता था। वहां एक भी कालीन नहीं था। दीवारी सेफ टूटा हुआ था और तमाम कागजात, फाइलें और जो थोड़ी बहुत करेंसी थी उसे लूट लिया गया था। इस कोठी में मैंने अपनी जवानी के हसीन तरीन दिन गुजारे थे। आज वही कोठी एक तबाहाल वीराने का इबरत अंगेज मंजर पेश कर रही थी। मुझे अफसोस इसलिए नहीं हो रहा था कि यहीं सब कुछ कमाया था और यहीं गर्क हो गया था। न तो मैं साथ कुछ लाया था और न ही मुझे कोई शय साथ ले जाने की ख्वाहिश थी। मैंने कमाया ही उड़ाने के लिए था। हाँ, अब जान की फिक्र जरूर लाहक हो गई थी। मैं तहखाने से बेडरूम में आया और एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं किसी तरीके से सरहद पार करके नेपाल की तरफ निकल जाऊं या मैं खुद को इंडियन फौज के हवाले कर दूं। फरार बड़ा कठिन काम था। ढाका से नेपाल की सरहद हजारों मील दूर थी। फिर रास्ते में कदम कदम पर खतरा था, कहीं भी पकड़ा जा सकता था। सारे मुल्क पर इंडियन फौज और मुक्ति बाहिनी का कब्जा हो चुका था। दूसरे मंसूबे पर अमल करता तो 20% उम्मीद थी कि इंडियन फौज मुझे अपना कैदी बना ले। सिविलियन होने की वजह से वो मुझे मुक्ति बाहिनी के हवाले भी कर सकते थे और मुक्ति बाहिनी वाले पंजाबी, पठान और किसी बिहारी को जिंदा नहीं छोड़ते थे। सरहद पार करके भारत में दाखिल होना एक बार फिर अपने आप को मौत के गिरदाब में झोंकने के मुतरादिफ था। सोच सोच कर आखिर मैंने यही फैसला किया कि जिस तरह भी हो सके मुझे नेपाल पहुंच जाना चाहिए। वहां हमारा सिफारत खाना भी था और पाकिस्तान के साथ नेपाल के ताल्लुकात भी ठीक थे। लेकिन नेपाल की सरहद तक पहुंचना आसान नहीं था। मुझे सही रास्ते का इल्म भी नहीं था। मैं अपनी परेशान कुन सोचों में गुम था कि अचानक दो आदमियों के बोलने की आवाज आई। मैं एकदम कुर्सी से उठा, ब्रेन गन हाथ में पकड़ी और दबे पांव चलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। आवाजें बरामदे से आ रही थी। अब एक औरत की आवाज भी आई। वो मरी हुई आवाज में रहम की भीख मांग रही थी। मैं दबे पांव टीवी लाउंज से गुजर कर एकदम से बरामदे में आ गया और ब्रेन गन तान कर फौजी अंदाज में बोला, कौन है? दो भारतीय फौजी एक साड़ी पोश दुबली पतली औरत को खींचते हुए एक कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अपने सामने वर्दी पोश फौजी को देखकर उन्होंने औरत के बाजू छोड़ दिए। औरत नीम बेहोशी के आलम में बरामदे के फर्श पर ही पड़ी रही। मैंने कड़क कर कहा, मैं 17वीं जाट रेजिमेंट का हवालदार घनश्याम तिवाड़ी हूँ। तुम कौन हो? दोनों सैल्यूट मारकर अटेंशन हो गए। मैंने कहा, जांगली की औलाद, तुम इधर बदमाशी करता है, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेगा। तुम हिसार रेजिमेंट का जांगली है। पहले वाले सिपाहियों से मुझे इतना पता चल गया था कि उधर हिसार रेजिमेंट के जवान तैनात थे। एक सिपाही बोला, साहब सब जवान इधर यही करता है, हमको माफ कर दो, आगे से नहीं करेगा। मैं भी उनसे खलासी चाहता था, इसलिए गरजदार आवाज में कहा, इसको यहीं छोड़कर डबल मार्च करते हुए दफा हो जाओ, हम इसको इसके घर पहुंचाएगा। तुम्हारा घर किधर है बीबी? साड़ी पोश औरत घुटनों में सर दिए आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भर रही थी। दोनों सिख फौजी सैल्यूट मारकर तेज तेज कदम उठाते कोठी के गेट से निकल गए। मैंने फर्श पर बैठी औरत से उसका नाम पूछा तो वो हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाई, खुदा के लिए मुझे गोली मार दो। वो साफ उर्दू बोल रही थी। उसके माथे पर बिंदिया भी नहीं थी। कोई मुसलमान थी और शायद बिहारी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। मैंने तसल्ली दी और कहा कि वो फिक्र न करे, उसे उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरा घर अब कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं रहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे गोली मार दो, मैं मरना चाहती हूँ। उसने उठकर मेरी ब्रेन गन पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसे सख्ती से पीछे धकेल दिया। क्या कर रही हो तुम? होश में आओ। मैं उसे धकेलता हुआ अंदर टीवी लाउंज में ले आया। बरामदे में हमारी आवाजें सुनी जा सकती थी। वो नंगे फर्श पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर सिसकियां भरने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बीबी? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? और क्या तुम गुलशन कॉलोनी में रहती थी? औरत के बाल लंबे थे और उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं थी। वो रोए जा रही थी। मैं सोच रहा था कि उस पर अपना आप जाहिर कर दूं या न करूं। वो अभी तक मुझे इंडियन फौजी ही समझ रही थी और मुझसे बेहद खाइफ थी और सिमटी बैठी हुई थी। इतने में बाहर से एक बार फिर ऊंची आवाज आई। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक 3 फौजी अंदर दाखिल हुए
हुए। उनमें से 2 तो वही फौजी थे जिनके पंजे से मैंने अभी अभी इस लड़की को छुड़ाया था। तीसरा फौजी कोई अफसर था। उसके हाथ में बेद का छोटा सा अफसरों वाला डंडा था। दोनों सिख फौजी ब्रेन गन ने ताने उसके पहलू में दाएं बाएं खड़े थे। मैं समझ गया कि इन सिख फौजियों ने उस अफसर से मेरी बात की होगी और ये इंडियन फौज का कैप्टन मेरी चेकिंग के लिए आया है। मैंने उसे जोरदार सैल्यूट किया और कहा, हवालदार घनश्याम, राम जाट रेजिमेंट सर। मैं किस हलाकत खेज सूरत हाल से दो चार था उस लड़की को इसका इल्म नहीं था। इतना जरूर हुआ कि उसकी सिसकियां बंद हो गईं और वो सहमी हुई नजरों से हमें देख रही थी। इंडियन कैप्टन ने कहा कि मैं 14 हिसार रेजिमेंट का कैप्टन जगदीश मेहरा हूँ। क्या मैं तुम्हारा शनाख्ती कार्ड देख सकता हूँ हवालदार घनश्याम? उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। ये जिंदगी और मौत के दरमियान की एक बड़ी ही नाजुक और बड़ी ही मुख्तसर तरीन घड़ी थी। मुझे मालूम था कि शनाख्ती कार्ड पर फौजी की फोटो लगी होती है और मेरे पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था। मेरा भांडा फूटने ही वाला था। मैं अपना हाथ इस अंदाज में जेब की तरफ ले गया जैसे मैं अपना शनाख्ती कार्ड निकालने वाला हूँ, लेकिन मेरे हाथ को खूब मालूम था कि उसे एक ही सेकंड में क्या फर्ज पूरा करना है। ये एक तरबियत याफ्ता हाथ था, इसलिए मेरे हाथ ने अपना फर्ज बड़ी खुशउस्लूबी से अदा किया। हाथ कांधे से लटकती ब्रेन गन पर पड़ा और दूसरे ही लम्हे जैसे बिजली कौंधने लगी। मेरे हाथ में ब्रेन गन थी और उसमें से शोले उगलती, शरारे उड़ाती गोलियां निकल निकल कर सामने खड़े कैप्टन और सिख सिपाहियों के जिस्मों से पार हो रही थी। सिख फौजियों को इतनी मोहलत ही न मिली थी कि वो अपनी ब्रेन गनों के ट्रिगर ही दबा सकते। कमांडो कभी इतनी मोहलत नहीं दिया करते। यही उनकी ट्रेनिंग होती है और यही उनका तुर्रा इम्तियाज होता है। तीनों लड़खड़ा कर फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़े। लड़की खौफजदा होकर बाहर दौड़ी तो मैंने छलांग लगाकर उसे पकड़ा और खींचता हुआ वापस ले आया। अब उसका बाहर जाना मेरे लिए भी मौत का पैगाम बन सकता था। ब्रेन गन के धमाकों की मैंने इसलिए परवाह न की क्योंकि फायरिंग की आवाज ढाका की फजाओं में गूंजती ही रहती थी। लड़की का जिस्म दहशत से कांप रहा था। वो दीवार के साथ लगी दबी दबी सिसकियां लेकर खौफजदा आंखों से कभी लाशों की तरफ और कभी मुझे देख रही थी। ब्रेन गन अभी तक मेरे हाथ में थी। मैंने टीवी लाउंज का दरवाजा बाहर से बंद किया और बरामदे के सुतून के पीछे छुपकर सड़क को देखने लगा। कोई फौजी आता दिखाई न दिया तो मैं कोठी के गेट से सड़क की तरफ निकल आया। कुछ फासले पर एक गाड़ी दीवार के पास खड़ी थी। करीब गया तो वो एक फौजी जीप थी। यकीनन इंडियन फौज का कैप्टन जीप पर उधर से गुजरा होगा कि सिख फौजियों से मुलाकात हो गई। उन्होंने इस मगविया लड़की के बारे में बताया और गालिबन ये शिकायत की कि एक हवालदार ने उसे छीन लिया है। कैप्टन को यकीन होगा कि उधर किसी हवालदार की ड्यूटी नहीं है, लिहाजा वो उनके साथ मेरी कोठी में आ गया। मैंने जीप का जायजा लिया, फिर उसे स्टार्ट किया और अपनी कोठी के गैराज में लाकर खड़ी कर दी। मैं लंबे लंबे डग भरता बरामदे में आया। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो लड़की गायब थी। मैं जल्दी जल्दी पूरे घर में घूम गया लेकिन लड़की कहीं भी न मिली। ये मेरी अपनी कोठी थी और मुझे मालूम था कि अगर बरामदे वाला दरवाजा बंद कर दिया जाए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। छत पर जो आहनी दरवाजा खुलता था उसको मैं बहुत पहले यहाँ से जाती दफा ताला लगा गया था और मैंने देखा था कि वो उसी तरह लगा हुआ है। मैं नीचे तहखाने में आ गया और लड़की को आवाज दी कि वो मुझसे खौफजदा न हो। मैं इंडियन नहीं हूँ बल्कि मुसलमान हूँ। मेरी आवाज सुनकर वो तहखाने के अंधेरे कोने से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर दहशत और खौफ के साथ अब हैरत के तासुरात भी थे। आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। मैं उसे ऊपर वाले कमरे में ले आया। वो गमो अंदोह की तस्वीर बनी मेरे सामने फर्श पर बैठी हुई थी। मैं भी उसके पास ही फर्श पर बैठ गया और उसे सरसरी तौर पर अपने हालात से आगाह कर दिया। अलबत्ता ये नहीं बताया कि दर हकीकत मैं कौन हूँ। जवाबन लड़की ने सिसकियों के साथ अपनी दास्तान सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक आला अफसर की बीवी थी। उसकी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। उसके खामत का तबादला कराची से ढाका हुआ तो वो यहाँ आ गई और गुलशन कॉलोनी के एक फ्लैट में रहने लगे। ढाका फॉल के बाद उसका खामत उसे लेकर साथ वाली कोठी में एक बंगाली के यहाँ आ गया। उस इंसान दोस्त बंगाली ने दोनों को अपनी कोठी में छुपा लिया, मगर नौकरों ने मुक्ति बाहिनी वालों को इतला कर दी। वो वहाँ आधम के और बंगाली ऑफिसर को हुक्म दिया कि जिन गैर बंगाली जोड़े को उसने छुपा रखा है उसे बाहर निकाले। बंगाली ऑफिसर ने मजाहमत की तो मुक्ति बाहिनी वालों ने उसे जख्मी करके तलाशी ली और उन्हें घसीट कर बाहर निकाला। उसके खामत को वहीं शूट कर दिया गया और उसे अगवा करके ले जा रहे थे कि 2 सिख सिपाही पहुंच गए। उन्होंने उस लड़की को उनसे छीन लिया और मेरी खाली कोठी में ले आए। मैं उस लड़की और उसके शौहर का असली नाम नहीं बताऊंगा। आप यूं समझ लें कि उस लड़की का नाम शहनाज था। ये लड़की कराची के आला खानदान की चश्म चराग थी और उसने अंग्रेजी में MA किया हुआ था। उसके माँ बाप दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए थे। शहनाज के हवास अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। वो बार बार अपने खामत को याद कर
रही थी। वो कहती उनकी बेगोरो कफन लाश मुक्ति बाहिनी वालों ने बाहर सड़क पर फेंक दी थी। खुदा के लिए मुझे मेरे खामद के पास ले चलो, मैं उनका आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। फिर वो फूट फूट कर रोने लगती। मैं उसे सब्र की तलकीन करते हुए हालात की संगीनी का एहसास दिलाया और कहा कि ढाका में हजारों दुल्हा दुल्हनों को कत्ल कर दिया गया है और मजीद कत्ल किया जा रहा है। सारे मशरकी पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही है, लिहाजा उस वक्त जरूरत इस बात की है कि किसी तरह अपनी जान बचाई जाए। मैंने किचन से पानी लाकर उसे पिलाया। रात के 2:30 बज रहे थे। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी और मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर सका था कि इस बदकिस्मत लड़की को लेकर कहाँ जाऊं और मैं उसकी कहाँ तक हिफाजत कर सकूंगा। मेरी अपनी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं था कि एक शरीफ लड़की की जिम्मेदारी भी मुझ पर आन पड़ी थी। मैं उसे वापस उसके हमसाए बंगाली कुंबे के पास भी नहीं ले जा सकता था। जिस बंगाली अफसर ने उसे पनाह दी थी वो खुद जख्मी हो चुका था। अगर मैं शहनाज को उनके पास ले भी जाता तो उस फैमिली के नौकर दोबारा मुक्ति बाहिनी वालों को खबर कर सकते थे। मैंने शहनाज से इस मौजू पर बात की तो वो सहम गई। मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो लोग फिर आ जाएंगे। खुदा के लिए मेरे खामद की लाश सड़क पर से उठा लाओ। मशरकी पाकिस्तान की सड़कों, घाटियों, शाहराहों और गलियों कूचों में सैकड़ों माओं के जिगरगोशों की लाशें बेगोरो कफन पड़ी थी। मैं किस किस की लाश उठाता। शहनाज को किचन में छोड़कर मैं टीवी लाउंज में आ गया। तीनों लाशें वैसे ही औंधी पड़ी थी। मैं अपने साथ किचन में से मोमबत्ती लेता आया था। मैंने मोमबत्ती जलाई तो देखा कि तीनों लाशों पर बेशुमार चूंटियां रेंग रही थी। खुदा जाने इतनी सारी चूंटियां कहां से आ गई थी। लाशें चूंटियों से ढक गई थी। मैंने दोनों सिख फौजियों की ब्रेन गन्ने और हिंदू कैप्टन का रिवॉल्वर उतारा और किचन में वापस आ गया। ब्रेन गन का चैम्बर तकरीबन खाली हो चुका था, जबकि दोनों सिखों की ब्रेन गन्ने भरी हुई थी। शहनाज दीवार के साथ लगी फर्श पर खामोश बैठी मुझे पथराई हुई आंखों से देख रही थी। जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा बेहद गमगीन नजर आ रहा था। शहनाज का रंग खिलता हुआ था और वो एक खुश शक्ल लड़की थी। मैंने मोमबत्ती एक तरफ प्याली में यूं रख दी कि उसकी रोशनी बाजार वाली खिड़की और रोशनदान पर न पड़े। सुबह होने वाली थी। अगरचे इंडियन फौज की कोई टोली गश्त करती उधर निकल आई तो सिपाही कोठी में खड़ी फौजी जीप देखकर अंदर आ सकते हैं और फिर हमारा जो हशर होगा वो मालूम था। मेरे दिमाग में तरह तरह के मंसूबे जन्म ले रहे थे। कभी सोचता कि किसी भिखारी का भेस बदल कर शहनाज को भी भिकारन बनाकर किसी कब्रिस्तान या मस्जिद में पनाह ले लूं, मगर हम मुक्ति बाहिनी वालों की तेज नजरों से नहीं बच सकते थे। बंगाली मुसलमानों की अक्सरियत हमारी दुश्मन हो रही थी। कभी ख्याल आता कि शहनाज को जीप में साथ लेकर नेपाल की तरफ निकल जाने की कोशिश करूं। ये बड़ा लंबा और कठिन सफर था। कदम कदम पर मौत फंदा लगाए हुए बैठी थी। अगरचे मैं इंडियन फौजी वर्दी में था, लेकिन किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता था। मोहम्मदपुर और मीरपुर की बस्तियों पर भी मुक्ति बाहिनी और इंडियन फौज का कब्जा हो चुका था। वहाँ कत्ले आम का बाजार गर्म था। बिहारी और पंजाबी औरतों को अगवा किया जा रहा था। मैंने जिंदगी में कभी अपने आप को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शहनाज भी सरासीमा थी। उसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा कि हम कहाँ जाएंगे। मैंने उठते हुए कहा कि पहले तो हमें उन लाशों को ठिकाने लगाना चाहिए। मेरे बेडरूम में एक तहखाना इस मकसद के लिए बड़ी मौजू जगह थी। चुनाचे मैंने तीनों लाशों को घसीट कर उस तहखाने में फेंका और ऊपर से लकड़ी का तख्ता जोड़कर उस पर कालीन का एक टुकड़ा बिछा दिया। मैंने शहनाज से कहा कि जब तक हमें फरार का कोई रास्ता नहीं मिलता इसी जगह छुपे रहना होगा। उसने कहा मुक्ति बाहिनी वाले यहाँ भी आ जाएंगे। मैंने कहा ये कोठी लूटी जा चुकी है, मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल ही से इधर का रुख करेगा। ये कहकर मैंने किचन का जायजा लिया। वहाँ सिवाय चाय की पत्ती के खाने पीने के और कोई शय नहीं थी। नल में पानी भी थोड़ा थोड़ा आता था। मैंने शहनाज से कहा कि फौरन पानी स्टॉक कर लिया जाए। चाय की 2 केतलियां और एक पतीली खुदा जाने वहाँ कैसे रह गई थी। शहनाज ने पतीली नल के नीचे रख दी। अब सवाल ये था कि शहनाज को किस जगह छुपाया जाए। मैं अपनी कोठी की छत पर पहुंच गया। आसमान पर सितारे फीके फीके से लग रहे थे और शहर की तरफ कहीं कहीं आग लगी हुई थी। नारों की आवाजें भी कभी कभी आ जाती थी। पिछली रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा था। मेरी निगाह छत पर एक तरफ बनी हुई पानी की टंकी पर जम गई। ये टंकी काफी बड़ी थी और मैंने खास तौर पर बनवाई थी। मैंने टंकी का ढक्कन हटाकर देखा। टंकी बिल्कुल खाली थी। शहनाज को यहाँ छुपाया जा सकता था। मैं नीचे आ गया और शहनाज से कहा कि सुबह हो गई तो मैं कुछ खाने पीने की चीजें लेने शहर जाऊंगा। जब तक मैं वापस न आऊं वो ऊपर पानी की टंकी में छुपी रहे। शहनाज ने कोई जवाब न दिया। अब वो जिस तरह भी मुमकिन था अपनी जान बचाना चाहती थी। दिन की रोशनी फैल गई तो मैंने शहनाज को ऊपर ले जाकर टंकी में उतार दिया और ताकीद की कि मेरे वापस आने तक बाहर निकलने की गलती न करे। मैंने टंकी का ढक्कन आधा खुला रखा। फिर मैं तेजी से नीचे आया। जिस फौजी की वर्दी मैंने पहन रखी थी उसके बटवे में 10-15 भारतीय करेंसी के रुपए वाले नोट थे। मैंने ब्रेन गन कांधे से लटकाई, बरामदे में आकर कमरे का दरवाजा बंद करके चटखनी लगाई और जीप में जा बैठा। फिर खुदा का नाम लेकर सड़क पर निकल आया।